नमस्कार, स्वागत है आपका बेस क्लास में। आज हम कर रहे हैं एमपी बोर्ड 2021 का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बैंक सॉल्व, जो कि मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रखा है। अगर आपको लगता है कहीं पे ट्रांसलेशन में कुछ गलती वगैरह है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइए ना। तो आज हम पूरा क्वेश्चन बैंक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, 1 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से। यूनिट 1 है आपके इंट्रोडक्शन, जिसके टोटल मार्क्स से 5 नंबर है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स क्या होता है? स्टडी ऑफ स्पेसिफिक इकोनॉमिक यूनिट्स। ठीक है। सेकेंड है देश आर द बोथ मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमी, तो इसका आंसर आएगा म्यूचुअल सप्लीमेंट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक सोशल इंटरेस्ट एंड वेलफेयर आर गिवन इंपोर्टेंस, तो ऐसी इकोनॉमी जिसमें दिया जाता है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी है। आइडेंटिफाई द सेंट्रल प्रॉब्लम दैट आर रिलेटेड टू द क्वांटिटी ऑफ गुड टू बी प्रोड्यूस। किस तरह की होती है? इसमें से कोई सा भी नहीं आएगा। देखिए, ये क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम पूछी उसने, है ना, जो कि क्वांटिटी ऑफ गुड से रिलेटेड है। तो क्वांटिटी से कोई भी चीज रिलेटेड नहीं है, ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स दी हुई है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस। तो इसका आंसर आएगा नॉन ऑफ दिस। फिफ्थ है माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी। माइक्रो इकोनॉमिक काय की स्टडी करते हैं अपन? किसी स्पेशलाइज्ड फर्म की। इसके बाद आते हैं लॉन्ग आंसर्स। तो ये सारे आंसर्स आपको बुक में मिल जाएंगे। आपको करना है एक कॉपी में इसके क्वेश्चन लिखना है, साथ में इसका आंसर लिखते चलना है, जिससे कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। वैसे सबको टाइम अच्छा मिल गया है आजकल, है ना, एग्जाम डेट आगे बढ़ा गई है। चलिए आगे देखते हैं यूनिट 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, जिसका टोटल मार्क्स है 17। तो ऑब्जेक्टिव 1 मार्क क्वेश्चन में जैसे पहला आता है व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0 देन टोटल यूटिलिटी इज। तो देखिए, दो कंडीशन होती है, एक तो क्या कांस्टेंट हो सकती है और उसके बाद डिक्रीज होने चालू हो जाती है, डिमिनिशिंग रेट से हमने पढ़ा था अगर याद हो तो यहाँ पे आपको आ जाएगा क्या, कांस्टेंट लिखना है। क्या लिखना है? कांस्टेंट लिखना है। ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, इसलिए आंसर आएगा ऑल द अबव। थर्ड है द डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द एट्रीब्यूशन कर्व इंडिकेट। ये क्या होता है? नेगेटिव ग्रेडियंट को इंडिकेट करता है। चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ है द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द लास्ट यूनिट ऑफ कंजम्पशन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे अपन? मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। इसके बाद कुछ फिल इन द ब्लैंक है, मैं बता देता हूँ फिल इन द ब्लैंक भी। टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ डैश यूटिलिटी। किसका होता है सम? मार्जिनल का। किसका सम होता है? मार्जिनल का। चलिए, गुलाबी कलर सिलेक्टेड है, मैं चेंज कर देता हूं, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। द हाई इंडिफरेंस कर्व शोज हायर सेटिस्फेक्शन। क्या शो करता है? हायर सेटिस्फेक्शन। डैश हैज द पावर टू सेटिस्फाई द यूटिलिटी रिक्वायरमेंट। तो कमोडिटी या फिर प्रोडक्ट लिख सकते हैं आप, यहां लिख देता हूं बगल में। लॉ ऑफ डिमांड इज डैश स्टेटमेंट। तो कैसा स्टेटमेंट है? क्वांटिटेटिव। साइड में लिख देता हूं, क्वांटिटेटिव। ठीक है। फिफ्थ है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डैश व्हेन द चार्ज ऑफ डिमांड फॉर द कमोडिटी इज लेस देन द चेंज इन इट्स प्राइस। तो परफेक्टली इनइलास्टिक। कैसा होता है? परफेक्टली इनइलास्टिक। चलिए नीचे देखते हैं ट्रू फॉल्स। यूटिलिटी इज पर्सनल। कैसी होती है? पर्सनल होती है कि हाँ ट्रू है। इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी में भी में ऑल्सो भी नेगेटिव। नेगेटिव हो सकती है क्या? हो सकती है नेगेटिव पॉजिटिव, कैसे भी हो सकती है। गिवन आइटम आर लोअर आइटम्स। लोअर आइटम्स, हाँ सही है, ये भी ट्रू है। व्हेन द डिमांड टेबल इज एक्सप्रेस ग्राफिकली सो इट इज कॉल्ड द डिमांड कर्व। ये भी ट्रू है। और आखिरी है द डिमांड कर्व इज टाइटल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। देखो टिल्टेड। टिल्टेड मतलब कि इस लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ झुका होता है क्या? नहीं, फॉल्स है इसका आंसर, है ना। ठीक है। आंसर इन वन वर्ड्स भी चलो बता देता हूं। When the marginal utility is zero, then what is the total utility? Total utility क्या होती है जब marginal होती है? तो वो होती है maximum। कैसी होती है? maximum। ठीक है, आपको maximum पूरा लिख लेना है। What is the another name for the budget line? Budget line के लिए अदर नाम क्या है? Price line। क्या है? Price line। What is the elasticity of demand for luxury goods? More than inelastic होता है। 5 कंडीशन होती है, अच्छे से पढ़ लेना। More than elastic। What kind of relationship is there between price and demand? कैसे रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स से कहने का मतलब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी क्या होती है? कम होती जाती है। ठीक है। फिफ्थ क्या है? हाउ इज द इनकम ऑफ कंज्यूमर कंसीडर अकॉर्डिंग टू अजम्पशन ऑफ द डिमांड कर्व। कैसी रहती है? कांस्टेंट मानी जाती है। कैसी मानी जाती है? कांस्टेंट मानी जाती है। केवल प्राइस का चेंजेस माना जाएगा, बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं अदर जिससे कि इफेक्ट पड़ता है वो सबको कांस्टेंट मान लेते हैं हम। ठीक। मेक द राइट पेयर। चलिए राइट पेयर देखते हैं। पहला है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए आएगा टी एंड कॉफी, जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है।
एक दूसरे पे डिपेंडेंट, सॉरी, एक के बदले दूसरा यूज कर सकते हैं, एक नहीं मिला तो चाय नहीं मिली तो कॉफी से काम चला लेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो एक के बिना दूसरा का कोई मतलब ही नहीं है, जैसे कि बैट कुछ काम का नहीं है अगर बॉल नहीं है तो, ठीक है। थर्ड है गिफन आइटम, गिफन आइटम्स कौन से होते हैं, जो कि अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, तो इंफीरियर गुड्स कहते हैं जिन्हें हम। फोर्थ है इरेगुलर डिमांड, इरेगुलर डिमांड जनरली आइटम ऑफ नेसेसिटी से आएगा। एक्सेप्शंस ऑफ रूल ऑफ डिमांड, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका गिफन आइटम्स। सिक्स है टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी क्या बताता है, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, तो ये 6। और आखिरी आ जाएगा बजट लाइन, इसको क्या कहते हैं हम, प्राइस लाइन भी बोलते हैं, ठीक है, 7। चलिए आगे देखते हैं, ये कुछ वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं, शॉर्ट आंसर हैं, ये सब आपको बुक में मिल जाएंगे, आप अच्छे से देखिए और अच्छे से नोट करिए, कम से कम ज्यादा से ज्यादा नंबर आने का चांसेस रहता है क्वेश्चन बैंक से, इसलिए अच्छे से पढ़ना सब, है ना, टाइम मिल गया है पढ़ने का भी सबको। थर्ड यूनिट है हमारी प्रोडक्टिव बिहेवियर एंड सप्लाई, ये प्रोडक्टिव की जगह प्रोडक्शन आ जाएगा। इट इज सेड टू बी रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट, क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन होता है। चलो हाईलाइटर कर लिया जाए। हाँ, विच रूल ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन अप्लाई इन द शॉर्ट रन, कैसा कौन सा होता है, रूल ऑफ वेरिएबल रेशियोज, इन विच इन फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज एट द इंक्रीजिंग रेट और मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज, तो दोनों होते हैं, तो आप इसके बारे में असल में यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट वगैरह है, तो दोनों होता है। पहला जो रहता है फर्स्ट स्टेज में टोटल प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है और मार्जिनल प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है ना, और एवरेज भी होता है। तो आपको आंसर में जनरली वहाँ पे ऑप्शन में मिल जाएगा, आपको अभी दोनों पढ़ना है कि हाँ दोनों चीज होती है। आपने ग्राफ अच्छे से पढ़ा होगा तो एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, क्या होता है ग्राफ, कुछ इस तरह का ग्राफ रहता है, 3 स्टेज रहती हैं जिसमें तीनों चीजें इंक्रीज होती है ना, और आपका यहाँ एवरेज आता है और इधर से नेगेटिव मार्जिनल चल जाता है, ठीक है। तो अब ये रेज नहीं हो रहा है, समझ लेना बाकी आप लोग। चलो तीनों चीज इंक्रीज होती है। आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट आर इंक्लूड बिफोर प्रोडक्शन बिगिन, प्रोडक्शन बिफोर से क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, तो कौन सा एग्जांपल नहीं है, तो वेजेस एंड सैलरी ऑफ द टेम्पररी वर्कर एग्जांपल नहीं है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है द रूल दैट अप्लाई इन डैश दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो शॉर्ट रन, इसका आंसर मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये लिखा हुआ है शॉर्ट रन प्रोडक्शन। द रूल दैट अप्लाई इन डैश इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ रिटर्न ऑफ द स्केल, आंसर लिख दिया इसका, लॉन्ग रन प्रोडक्शन। बोथ एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट इज कैलकुलेटेड इन डैश टोटल कॉस्ट, डैश कॉस्ट मस्ट एवरेज कॉस्ट एट लोवेस्ट पॉइंट, तो मार्जिनल कॉस्ट रहती है। In the case of increase in the number of the firm, supply in the following market is increases, क्या लिखना है आपको, increases, ओके। चलिए आगे देखते हैं, आगे ट्रू और फॉल्स हैगा। तो पहला है when there is zero output both the variable and fixed factor decreases, false। in short run variable factor remain unchanged, तो इसका भी false। fixed costs are reduced to zero when production is stopped, false। The return of scale are related to long-term production function, true। An increase in tax increases production cost and reduce supply, true, ठीक है। टोटल, चलो मेक द राइट पेयर देखते हैं, मेज द कॉलम। पहला है टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन क्या होता है, टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेकेंड है लॉ ऑफ रिटर्न टू द फैक्टर, लॉ ऑफ रिटर्न टू द फैक्टर क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट क्या बताता है आपका, प्रोडक्शन, ये लिखा हुआ मैंने प्रोडक्शन फंक्शन इधर लिख ही दिया है यहाँ पे, ठीक है। एसी एंड एमसी कर्व, एवरेज और मार्जिनल कर्व क्या बताता है आपका, मार्जिनल कॉस्ट कर्व बताता है आपका यू शेप होता है, कैसा होता है, और मार्जिनल प्रोडक्शन एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है। चलिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, ये शॉर्ट आपका आंसर है, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर ये आपको करना है, ये वेरी लॉन्ग भी आपको करना है। फिर आता है फोर्थ चैप्टर पे, अपन फोर्थ यूनिट है फॉर्म ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, टोटल मार्क्स इसके 7 है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ मार्केट वुड बी प्राइस डिटर्मिनेंट, कैसा मार्केट होता है, वो मोनोपोली में होता है, क्योंकि मोनोपोली मार्केट इकलौता मार्केट रहता है उस टाइम पे, तो वही प्राइस आपका डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन कॉस्ट इज कैसी होती है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कॉस्ट नॉन एग्जिस्टेंट होती है। फिल इन द ब्लैंक देखते हैं, इन कास्ट ऑफ प्रोडक्ट, ये कास्ट नहीं कॉस्ट हो जाएगा। परफेक्ट कॉम्पिटिशन डैश नंबर ऑफ बायर एंड सेलर किसमें होते हैं, डैश नंबर ऑफ बायर एंड सेलर कैसे होते हैं, लार्ज नंबर होते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं। इन द फर्म प्राइस इज, देखो इसमें आपको थोड़ा सा कुछ करेक्शन करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट कंपटीशन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा पहले तो परफेक्ट कंपटीशन, क्या जाएगा, इन द फर्म प्राइस भी नहीं आएगा। जनरली फर्म्स क्या होते हैं, प्राइस टेकर होते हैं, किसमें, परफेक्ट कंपटीशन में।
तो आपको लिखना फर्म्स आर प्राइस टेकर, ठीक है, फर्म्स आर प्राइस टेकर इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक, चलिए आप उसको लिख लेना। राइट द ट्रू और फॉल्स, 1 मार्क्स ट्रू फॉल्स देखते हैं। इन द इवेंट ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन नो कॉम्पिटिशन इज फाउंड इन द मार्केट, इसका जाएगा फॉल्स। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्रोड्यूसर में चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट बायर, क्या करते हैं, डिफरेंट चार्जेस करते हैं क्या, नहीं करते, ये भी फॉल्स। ठीक है, दोनों फॉल्स। राइट पेयर देखते हैं। इक्विवेलेंस ऑफ द फर्म, इक्विवेलेंस क्या होता है फर्म का, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। गोल्ड क्या होता है, जनी गोल्ड होता है इंटरनेशनल मार्केट में पाया जाता है। मिल्क जो है आपका कहाँ होता है, लोकल मार्केट में होता है। क्लॉथ जो है वो आपका इंटरनेशनल मार्केट में आ जाएगा। फिर आते हैं फिफ्थ में, ऑब्जेक्टिव पहला है द प्राइस बैलेंस रिमेन द सेम व्हेन, प्राइस बैलेंस कब रहता है, व्हेन इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। ओके, व्हेन मार्केट डिमांड एक्सीड मार्केट सप्लाई देन सिचुएशन अराइजेस, कैसी सिचुएशन अराइज करती है, एक्सेस ऑफ डिमांड। जब डिमांड ज्यादा हो जाएगी मार्केट में सप्लाई से तो वो कहेंगे हम एक्सेस ऑफ डिमांड। डैश मीन है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो इसमें जनरली आपको दो ऑप्शन लिख सकते हो, दोनों बता देता हूँ। MC इक्वल टू MR, इसको भी इक्विलिब्रियम कंडीशन कहेंगे, इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, ये भी आपका स्टेट इक्विलिब्रियम में आएगा। और एक और ऑप्शन लिख सकते हैं इसके, इकोनॉमिक फोर्सेस आर बैलेंस, किसमें, इकोनॉमिक फोर्सेस आर बैलेंस, इसका मतलब भी होता है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, मीन से स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आप तीनों पढ़ लीजिए इसमें से, जो आपको लगे वो आप सही लिख सकते हैं, तीनों आंसर में सही मिला आएगा। चलो, डैश मीन्स टू सेट अ प्राइस ऑफ कमोडिटी दैट रिमेन इन इक्विलिब्रियम, तो क्या मतलब होता है इसका, मार्केट इक्विलिब्रियम में होता है। वो कब होता है, मार्केट इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम मीन्स, मार्केट इक्विलिब्रियम मीन्स टू सेट सच अ प्राइस ऑफ कमोडिटी दैट रिमेन इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, प्राइस सीलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, प्राइस सीलिंग को एक और कहा जाता है मैक्सिमम डिटरमाइंड प्राइस, डिटरमाइंड प्राइस। ठीक है, चलो आगे देखते हैं मैक्रो इकोनॉमी। अब ये वेरी शॉर्ट तो आप लोग कर ही लेंगे, सब अच्छे से पढ़ते हैं, वाह। चलिए कोई बात नहीं, फिल इन द ब्लैंक देखते हैं। अगर आपको लगता है कि वेरी शॉर्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके बताओ, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसके भी नोट्स प्रोवाइड करा दूं। ठीक है, चलिए फिल इन द ब्लैंक देखते हैं। स्टॉक इज द क्वांटिटी मेजर ऑन, कहाँ पे मेजर करते हैं भैया, टाइम पर्टिकुलर पे, काय पे मेजर करते हैं, टाइम पर्टिकुलर पे। डैश गुड्स आर आइटम दैट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर गुड्स, वो होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। कैसे गुड्स, इंटरमीडिएट, जिसमें रॉ मटेरियल यूज होता है जनरली, तो रॉ मटेरियल को ही हम यूज कर सकते हैं दूसरे गुड्स बनाने में। डैश इज लॉस ड्यू टू वियर एंड टियर कॉज्ड बाय द यूज ऑफ परमानेंट प्रॉपर्टी, तो वो होता है प्राइस डिमिनिशिंग। प्राइस डिमिनिशिंग का क्या है, लॉस माना जाता है, प्राइस डिमिनिशिंग। स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार बुक में आप लोग। द कार परचेज बाय फैमिली इज कॉल्ड द डैश आइटम, कैसे कहते हैं, लास्ट आइटम माना जाएगा। और डैश पेमेंट आर नॉट इंक्लूड इन द एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम, तो वो होता है इंटरमीडिएट गुड्स की जो पेमेंट होता है, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूड इन द एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर थे, इसके बाद 2 मार्क्स, लॉन्ग आंसर 4 मार्क्स, लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स के हैं, ये आपको करना है सब। 7th में आते हैं। 7th में देखो क्या लिखा है, पहला ऑब्जेक्टिव, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पोस्चर इज, पोस्चर नहीं आएगा, वो मनी आएगा, वहां पे क्या लिखना है आपको, मनी। तो मनी का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ द वैल्यू। ठीक है, दे इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इशू ए रूपी नोट, कौन इशू करता है भैया, ए रूपी नोट, 1 रुपए का नोट कौन इशू करता है, RBI करता है। विच इज द पब्लिक बैंक, पब्लिक बैंक कौन सा है, कमर्शियल बैंक होता है। और कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट द डिपॉजिट ऑफ कस्टमर। ठीक है, करेंसी इज द डैश विच इज सेंटर्ड ऑन साइंस, तो ये असल में पूरा सेंटेंस ही गलत लिखा हुआ है असल में, मैं आपको लिखवा दे रहा हूं यहाँ पे। आपको लिखना है मनी इज द डैश, मनी इज द डैश अराउंड विच इकोनॉमिक साइंस क्लस्टर। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है जिसको दिया था, आप लोग नाम नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बता रहा हूं आपकी जानकारी के लिए बस। ये एक हार्टली वितर थे भैया, इन लोग कहा था कि मनी इज द डैश अराउंड विच इकोनॉमिक साइंस क्लस्टर, तो इसमें आ जाएगा पीवोट, PIVOT, पीवोट। ठीक है, मनी इज द पीवोट अराउंड विच इकोनॉमिक साइंस क्लस्टर। ठीक है, सेकंड है प्राइमरी फंक्शन ऑफ करेंसीज, 2 फंक्शन होते हैं जनरली, एक तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, क्या होता है, मीडियम ऑफ
एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और एक अभी मैंने ऊपर ही बताया था, क्या बताया था, मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू। ये दो प्राइमरी फंक्शन होते हैं किसके, करेंसी के नहीं, मनी के, किसके, मनी भैया के, ठीक है। इट इज द बैंक जॉब टू प्ले द रोल ऑफ ट्रस्टी, तो आपको ये भी करेक्शन करना है इसमें, इट इज द आरबीआई जॉब, क्या है, इट इज डैश जॉब था और इट इज डैश जॉब, बैंक की जगह क्या आता है, इट इज द डैश जॉब, तो इसकी जगह लिखना है आपको आरबीआई जॉब, क्या होता है, इट इज आरबीआई जॉब टू प्ले द रोल ऑफ ट्रस्टी, यहाँ पे नहीं आएगा डैश, ये डैश आना था बैंक की जगह पे यहाँ पर, ओके। तो इसकी जगह आपका लिख दोगे इट इज द डैश जॉब टू प्ले द रोल ऑफ ट्रस्टी, तो इट इज द आरबीआई जॉब, आरबीआई होता है हमारा सेंट्रल बैंक, उसका जॉब होता है ट्रस्टी का रोल होता करने का, है ना। तो डैश बैंक हैज द मोनोपोली ऑन द नोट इंश्योरेंस, नोट इंश्योरेंस एक ही करता है, आपको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। आरबीआई बैंक हैज द मोनोपोली टू ऑन नोट इंश्योरेंस। फिफ्थ है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड डैश, तो सेंट्रल बैंक कहते हैं, उसका क्या कहते हैं, सेंट्रल बैंक। तो जहां जहां करेक्शन लगा मुझे आपको बता दिया, आपको अगर आपको लगता है कि यहाँ पे भी करेक्शन आना था तो आप लोग उसको करेक्शन कर लीजिएगा। राइट द ट्रू फॉल्स, द सेंट्रल बैंक इज द बैंक ऑफ बैंक, बताइए भैया, बैंक ऑफ बैंक होता है क्या, ट्रू है, हाँ होता है। अगला है, आगे देखते हैं, मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ चारों, आपको इसके चारों का आंसर मुझे नीचे कमेंट करके बताना है, नहीं आते तो मैं आपको बताऊंगा, पहले आप करके देखिए क्योंकि ट्रू फॉल्स है जस्ट, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, मेक द राइट पेयर। पहला होगा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, कौन एक्सेप्ट करता है, कमर्शियल बैंक ऑफ द गवर्नमेंट। सेकंड है पब्लिक बैंक क्या काम करते हैं, कमर्शियल बैंक काम करते हैं। और जो थर्ड है आपका बैंक प्राइमरी फंक्शन कौन कौन का होता है, आरबीआई का होता है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, प्राइस मेजरमेंट। तो फिफ्थ वाला आपको केवल चेक करना है, तो कॉइन इन एंशिएंट इंडिया द प्राइस वाज कॉल्ड, ये कुछ गलत है यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, शॉर्ट रन आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स आपको करना है। इसके बाद नाइन्थ हैगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखते हैं। पहला है डैश इज इंक्लूड इन द रेवेन्यू बजट, क्या इंक्लूड करते हैं हम डैश में, तो पहला है आपका दोनों काम करता है, रेवेन्यू बजट में आपका दोनों चीजें आती हैं, रेवेन्यू रिसीव आ जाती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आ जाते हैं। तो द गवर्नमेंट हैज टू बोरो, आगे देखते हैं क्या गवर्नमेंट बोरो करता है, कैपिटल रिसीव, या कैपिटल रिसीव आ जाएगा। थर्ड हैगा रेवेन्यू रिसीव विच आर रिसीव्ड फ्रॉम सोर्सेज अदर देन टैक्सेस आर कॉल्ड, उनको क्या कहते हैं, नॉन टैक्स रिसीव। फोर्थ हैगा व्हाट इज द टैक्स कॉल्ड विच ओनली फॉल ऑन द पर्सन पेइंग द टैक्स, केवल एक ही पर्सन पे फॉल होता है तो वो होता है डायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। व्हेन द बजट कॉल्ड द बजट ऑफ सरप्लस, कब कहते हैं, जब एस्टिमेट रिसीव ग्रेटर देन होता है एस्टिमेट एक्सपेंडिचर से, ठीक है। स्टेट टैक्स इज कैसा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स। गेट एन इंटरेस्ट ऑन लोन इज क्या है, वो रेवेन्यू रिसीव, क्या जाएगा यहाँ पे। थर्ड हैगा कैपिटल एक्सपेंडिचर डन फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड, कैपिटल मतलब लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए ही करा जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इक्वल टू डैश बजट, ये गलत लिखा हुआ है, आपको करेक्शन करना है, इसमें करेक्शन करना है, यहाँ पे आ जाएगा चलो पूरा नहीं मिटाना था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जगह आ जाएगा आपका, केवल इतना सा करेक्शन करना है आपको कि रेवेन्यू की जगह आएगा आपका एस्टिमेट एक्सपेंडिचर, क्या आएगा, एस्टिमेट। एस्टिमेट एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है एक्सपेक्टेड रिसीव, एक्सपेक्टेड रिसीव इज कॉल्ड बैलेंस बजट। तो एस्टिमेट एक्सपेंडिचर इक्वल टू हो जाएगा एक्सपेक्टेड रिसीव इज कॉल्ड बैलेंस बजट। फिफ्थ हैगा डेफिसिट बजट, डेफिसिट बजट क्या होता है, एस्टिमेट इनकम माइनस एस्टिमेट एक्सपेंडिचर, एस्टिमेट एक्सपेंडिचर। आगे देखते हैं, मेक द राइट पेयर। पहला है ओल्ड एज पेंशन पेमेंट न्यूज़पेपर, ये कुछ गलत है है ना, इसमें आ जाएगा ओल्ड एज पेंशन पेमेंट। ओल्ड एज पेंशन पेमेंट कौन सी है, पहला आएगा प्लान एक्सपेंडिचर, क्या है, प्लान एक्सपेंडिचर। सेकंड है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या होता है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए आपको यहाँ पे करेक्शन करना है। करेक्शन क्या है, देखिए करेक्शन में ये है, ऊपर आएगा आपको यहाँ पे लिखना है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, क्या लिखना है, इन्वेस्टमेंट ऑन शेयर्स, ऑन शेयर्स। तो इन्वेस्टमेंट ऑन शेयर जो है वो आपका कैसा होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। अब ये न्यूज़पेपर है वो इधर आना था, तो उसकी जगह यहाँ पे देखते हैं आगे क्या आता है। टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, थर्ड वाला टैक्स रेवेन्यू होता है रेवेन्यू रिसीव, रेवेन्यू रिसीव, ठीक। फोर्थ है टू बोरो, टू बोरो की जगह कुछ और भी आ सकता है, तो इसका यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ था उधार लेना, क्या लिखा था, उधार लेना। उधार लेना क्या होता है, तो एक यहाँ पे आपको लिखना है कैपिटल, जो ऊपर लिखा था कैपिटल रिसीव वो इधर आना था,
सब मिक्स हो गया भैया, ऐसे ही है, क्या करें। चलो फिफ्थ है का लॉ एंड ऑर्डर। तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए आपको क्या आता है, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो रिकवरी ऑफ डेट इज कैपिटल गेन, ये यहाँ पे नहीं आना था, ये नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है स्टेट एंड ट्रू फॉल्स। रिकवरी ऑफ डेट इज कॉल्ड कैपिटल गेन, तो ये ट्रू है। इन इंडिया द गवर्नमेंट बजट इज प्रेजेंटेड ओनली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है ना, फॉल्स। आगे देखिए, द बजट इज द स्टेटमेंट ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, ये क्या है, क्या करना है इसमें बताओ। इसमें आना चाहिए आपका ट्रू। फिर रेवेन्यू रिसीव इंक्लूड दैट बोथ रिसीव बोथ टैक्स एंड रिसीव, टैक्स रिसीव एंड नॉन टैक्स रिसीव, ये भी ट्रू है। ये टी अच्छा से बना लेना, नहीं तो फॉल्स लिख दो। एस्टिमेट गवर्नमेंट इनकम ग्रेटर देन एक्सेस बजट ऑन एस्टिमेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इट इज कॉल्ड, ये भी ट्रू है, ठीक है। पीछे जो हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था वही है ये। वेरी शॉर्ट आंसर्स आपको करना है, लॉन्ग आंसर्स आपको करना है। इसके बाद 10th है, आखिरी यूनिट देखते हैं हम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला, फॉरेन एक्सचेंज रेट एक्सप्रेस द प्राइस ऑफ करेंसी as अदर गोल्ड मेटल अदर करेंसी, नॉन ऑफ दिस, अदर करेंसी इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड देखते हैं, द एक्सचेंज रेट सेट बाय गवर्नमेंट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ठीक है। इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्या इंक्लूड होता है, बोथ विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स। फोर्थ है करंट अकाउंट आइटम आर, तो करंट अकाउंट आइटम होते हैं इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। फिफ्थ है न्यू ट्रेड पॉलिसी आर वाज अनाउंस, कब अनाउंस हुई थी, तो 1991 में अनाउंस हुई थी। फिफ्थ है का फिल इन द ब्लैंक, देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक का पहला है द डैश बैलेंस इंक्लूड बोथ विजिबल एंड, तो इसमें आ जाएगा डैश पेमेंट बैलेंस, क्या आएगा, पेमेंट, डैश पेमेंट बैलेंस इंक्लूड बोथ विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स। फोर्थ है सेकंड है द पर्पस ऑफ बिजनेस इज, पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट कमाना भैया, प्रॉफिट टू अर्न। इट इज कॉल्ड डैश व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज रिड्यूस टू फॉरेन करेंसी, तो डिवैल्यूएशन, इट इज कॉल्ड डिवैल्यूएशन कहते हैं उसे भैया, ओके। फोर्थ है डैश ट्रेड इज हेल्पफुल इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस फॉर डिफरेंट कंट्रीज, तो कैसा होता है, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। चलो आगे देखो, नॉन मॉनिटरी अथॉरिटी गवर्नमेंट इंटरवेंस इन द वेरिएबल एक्सचेंज, क्या आएगा, वेरिएबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इज डन, ओके। आंसर द फॉलोइंग ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स देना। द बैलेंस ऑफ द पेमेंट द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट रिफ्लेक्ट द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी, ट्रू। बैलेंस ऑफ ट्रेड डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ द सर्विस ऑफ द कंट्री एंड इंपोर्ट ऑफ द सर्विस, ये का फॉल्स। इसमें थोड़ा सा थर्ड वाला यहीं पे लिखा हुआ है, तो लिखा है थर्ड, द न्यू ट्रेड पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन 1991, ट्रू। फोर्थ है द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑलवेज बैलेंस, फॉल्स। और फिफ्थ है द बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड ओनली विजिबल आइटम्स, ये भी फॉल्स, ठीक है। मेक द करेक्ट पेयर देखते हैं। इंटरनल बिजनेस कैसा होता है, इंटरनल बिजनेस में आ जाएगा यहां पे डिफरेंस की जगह लेना इनसाइड, क्या लिखोगे, इनसाइड। तो इंटरनल बिजनेस में इनसाइड ऑफ द बॉर्डर ऑफ द कंट्री, ये है इंटरनल बिजनेस कहते हैं उसे। सेकंड है बैलेंस ऑफ द पेमेंट ऑलवेज लास्ट, बैलेंस ऑफ द पेमेंट ऑलवेज लास्ट क्या होता है, इनबैलेंस। फॉरेन ट्रेड कैसा होता है, बिटवीन मोर देन अदर कंट्रीज, मोर देन वन कंट्रीज, एक से ज्यादा कंट्री में फॉरेन ट्रेड कहलाएगा। डीवैल्यूएशन क्या चीज है, अभी बताया था, डीवैल्यूएशन होता है डिक्रीज द वैल्यू ऑफ कंट्री करेंसी इन फॉरेन करेंसी, ये होता है डीवैल्यूएशन। फिफ्थ है आपका करेंट अकाउंट आइटम आर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ओके। और इसके बाद बचते हैं लॉन्ग आंसर्स, तो आपको ये करना है। अगर लगता है कि आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करो। इसके अलावा लगता है कोई करेक्शन करना है तो उसके लिए भी कमेंट करिए, बताइए, तो मैं आपका उसका जवाब दे सकूं। इसके अलावा जिस बच्चे के पास ये पीडीएफ नहीं है तो उसकी लिंक मैंने नीचे दी हुई है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये गूगल ड्राइव की लिंक है, तो आप इजिली इसको डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद इसको प्रिंट निकालिए और या फिर पीडीएफ में पढ़िए, जैसा आपको पढ़ना है वैसे पढ़ना है, बस पढ़ाई करना है पेपर तक। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।